नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 15 मार्च को बीजेपी संसदीय दल की बैठक की जाएगी। बीजेपी के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी के सभी सांसद इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया है 15 मार्च को, और चूंकि जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उस पर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, और अब संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है 15 मार्च को, जिसमें सभी सांसद मौजूद होंगे और चर्चा की जाएगी कि चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है उसको लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई गई है। 15 मार्च को बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, तो तमाम बीजेपी के सांसद मौजूद होंगे इस संसदीय दल की बैठक में। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे, बताया ये जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 15 मार्च को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 15 मार्च को बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, जिसमें जो प्रदर्शन रहा है बीजेपी का, उस पर समीक्षा बैठक की जाएगी। हालांकि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 4 में बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, और इसी जीत को देखते हुए एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है 15 मार्च को। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, 9 अप्रैल को एमएलसी के लिए चुनाव की तारीख तय की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 9 अप्रैल को चुनाव होगा, एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल की तारीख तय की गई है। 15 मार्च से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहीं 19 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि 21 मार्च तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, और उसके बाद 23 मार्च तक नाम वापस लेने की भी प्रक्रिया होगी। वो प्रत्याशी जो अपना नाम वापस लेना चाहेंगे, उसके लिए तारीख तय की गई है 23 मार्च को। वहीं 12 अप्रैल को मतगणना होगी, नतीजे सामने होंगे। 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, और मतगणना की तारीख है 12 अप्रैल। वहीं आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर रही है। बीजेपी ने एमएलसी के नामों का एक पैनल मांगा है। सूची में क्षेत्रीय अध्यक्ष, प्रभारी एमएलसी के नाम भी शामिल होंगे। साथ ही आज शाम तक प्रदेश मुख्यालय में ये लिस्ट आएगी, और कल होने वाली बीजेपी संगठन की बैठक में उन नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फाइनल होंगे। 18 मार्च तक ये सूची जारी भी कर दी जाएगी। उससे पहले जो बैठक होनी है उसमें एमएलसी के लिए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर फाइनल मुहर लगा दी जाएगी, और 18 मार्च को उस फाइनल सूची को जारी भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। 18 मार्च को सूची जारी की जाएगी, एमएलसी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। प्रियम पाठक हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियम, क्या कुछ जानकारी है? चूंकि एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट की तैयारी हो रही है, ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से उन विधायक या फिर मंत्री जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है विधानसभा चुनाव में, क्या उनके नामों पर किसी तरीके का विचार होगा? किनके नामों पर विचार किया जा रहा है? क्या कोई जानकारी है अभी? बिल्कुल, देखिए, अभी जो बात करें तो एमएलसी के जो पद खाली हो रहे हैं, उसको लेकर जो कमेटी है, जो नेतृत्व है, वो उन सभी चीजों को देख रहा है।
चाहे वो जो कह सकते हैं जो 2022 के जो नतीजे आए हैं जी। उसमें जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हारे हैं या कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनको एडजस्ट करना है। तो ऐसे में उनका नामों को लेकर चर्चा चल रही है। संगठन इस पर पूरी तरह से विचार विमर्श कर रहा है। जिलों के अंदर जो जिले अध्यक्ष हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी उनके क्षेत्र के जो दावेदार हैं उनसे जो है नाम जो है वो मांगे गए हैं। प्रदेश मुख्यालय पर एमएलसी की प्रत्याशियों के जो नाम है वो आएंगे और कल माना जा रहा है कि उसको लेकर एमएलसी प्रत्याशियों के जो नाम है उनको फाइनल होगा और 18 मार्च तक जो एमएलसी प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो सकती है। तो ये जो पद खाली हो रहे हैं इनको लेकर क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़े थे या फिर जो लड़े थे वो हारे हैं। कुछ बड़े चेहरे ऐसे बीजेपी के रहे तो उनको विधान परिषद के जरिए मंत्री परिषद में जो है मंत्रिमंडल में लाने की तैयारी जो है वो चल रही है और उसमें कई नामों को लेकर चर्चा की जा रही है जिसमें सभी समीकरणों को देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन कौन से वो समीकरण है जिनके जरिए पार्टी में लाने से उनसे फायदा होगा या उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्षेत्रीय क्या उनका प्रभाव है, जाति क्या प्रभाव पड़ेगा, 22 के चुनाव में क्या इसका इम्पैक्ट होगा। तो इन सभी चीजों को पूरी तरह से सभी समीकरणों को सभी बिंदुओं को देखकर समझकर जो है इस पर फैसला लिया जाएगा और अभी फिलहाल नामों को जो है वो निमंत्रण जो है वो कह सकते हैं जो आवेदन है वो मंगाए गए हैं और उसको देखना होगा कौन कौन सी दावेदारी आती है और उसके बाद नेतृत्व जो है वो किन किन नामों पर मोहर लगाता है। जी प्रियम, चूंकि बैठक भी बुलाई गई है तो इस बैठक में एमएलसी के प्रत्याशियों के नामों की चर्चा तो की जाएगी, मंथन की जाएगी। इसके अलावा और क्या कुछ बैठक में खास होने वाला है? देखिए इनमें अभी जो मुख्यतः जो बैठक होगी उसका उद्देश्य यही होगा कि उसकी बिंदुओं को लेकर चर्चा की जाए। इसमें क्या पहलू रहेंगे, क्या आधार रहेंगे, कौन कौन से वो नाम है, उनके नाम को शामिल करने पर क्या प्रभाव पड़ जाए, इन सभी चीजों को लेकर पूरा प्रयास जो है इस मंथन जो है कह सकते हैं इस बैठक में किया जाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसको आने वाले समय में पार्टी के लिए क्या प्रभाव पड़े, सभी चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जी प्रियम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि प्रियम ने बताया कि अब इस बैठक में अहम चर्चा होगी एमएलसी प्रत्याशियों को लेकर के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर के अब और तेजी लाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है और इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण 16 मार्च से शुरू किया जाएगा। क्योंकि कोरोना के मामलों में देखा जाए तो कमी तो देखी जा रही है, लेकिन अभी भी कोरोना कहीं गया नहीं है। लोगों को सावधानी रखने के लिए भी बार बार हिदायत दी जा रही है और टीकाकरण को लेकर के भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और इसी के तहत अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा और 16 मार्च से इसकी शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है उन तमाम अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे 12 से 14 साल के उम्र के हैं, जिनको अभी भी ये टेंशन है क्योंकि स्कूल भी देखिए अब धीरे धीरे खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में बच्चों को अगर टीका मिल जाएगा और अगर वो पूरे वैक्सीनेटेड होंगे तो सुरक्षित होंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट में लिखा कि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 व 13 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। बच्चे ही क्योंकि देश के आने वाला भविष्य है। और साथ ही उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी कहा कि 60 प्लस से जो ऊपर हैं उनके लिए बूस्टर डोज भी आ चुके हैं और टीकाकरण शुरू किया जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेर जाएंगे और चूंकि एमएलसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में वो शामिल होंगे, अजय सिंह के नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूंकि एमएलसी चुनाव होना है और इसके लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेर जाएंगे और
एमएलसी प्रत्याशी अजय सिंह के नॉमिनेशन में वो शामिल होंगे। नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए मुंगेर पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुंगेर जाना होगा और एमएलसी प्रत्याशी जब नॉमिनेशन करेंगे तो उनके साथ खड़े रहेंगे तेजस्वी यादव। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा सत्र से पहले सदन के बाहर बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल बीत गया लेकिन राज्य सरकार ने हिंदुओं के पर्व में बाधा डालना बंद नहीं किया। वहीं अब रामनवमी नजदीक है और इसलिए उन्होंने रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति की मांग की है। विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस काफी भव्य तरीके से निकलता है। यहाँ दूसरे राज्यों से भी लोग जुलूस में शामिल होने के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए वो राज्य सरकार से जुलूस निकालने की अनुमति चाहते हैं। जुलूसों पर से अभी तक प्रतिबंध नहीं हटा है। अब इस पर कांग्रेस कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी होली का समय है। होली के तुरंत बाद में रामनवमी आने वाला है और आप जानते हैं कि हजारीबाग का जो रामनवमी है वो विश्वविख्यात रामनवमी है और हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है ये। तो अभी इस कोविड के नाम पर सरकार की मंशा है जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सभी जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कहीं पर भी सकारात्मक जो है जवाब नहीं मिल पा रहा कि ये लोग करना। बिहार में बीजेपी ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। वहीं राजद ने इसका विरोध किया है। आरजेडी एमएलए राकेश रोशन ने कहा कि अगर ये फिल्म देश हित में है तो ही टैक्स फ्री होनी चाहिए। सिर्फ कश्मीरी ब्राह्मण के नाम पर टैक्स फ्री के पक्ष में आरजेडी नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो लोग कश्मीरी ब्राह्मण के साथ हैं, लेकिन बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। फिल्म जो बना है वो फिल्म यदि राष्ट्र हित में बना है तब उसको टैक्स फ्री किया जा सकता है, नहीं तो सिर्फ इस नाम पे कि वहाँ पे पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा है और इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, हम लोग इसके पक्षधर नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी गवर्नर भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। एक तो यह याद रखना चाहिए लोगों को, कांग्रेस का उसमें कोई ये नहीं। और कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके दर्द के साथ हैं हम, उनके तकलीफों के साथ हैं हमको, उनके फिर से बसावट होनी चाहिए और ये मांग हमेशा हम उठाते रहे हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? बिहार में टैक्स फ्री होना चाहिए। ऐसी फिल्में जो सच्चाई के आधारित पर हो उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सत्य को कौन इनकार करेगा कि जगमोहन जी जब गवर्नर थे और भाजपा के सहमति से सरकार थी, उसी सरकार के जमाने में 1990 में ये हुआ था। बहरिया के नवादा गांव के युवक की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इस मामले को लेकर बहरिया थाने पर रविवार सुबह से रात तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना देने और जिलाध्यक्ष के दबाव के बाद दरोगा समेत 10 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं मामले में एसएसपी का कहना है कि मुकदमा लिखकर मामले की जाँच की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मृतक के पिता बाबूराम ने बहरिया पुलिस को लिखित तौर पर दिया है कि उसके पुत्र की मौत सड़क हादसे में हुई है। दो विरोधाभासी तथ्य सामने आने पर निष्पक्षता के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा मृतक सतीश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि कोई दोषी होगा तो उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। वो जा रहा था भेजे सौदा लेने, जा रहा था बाजार में, वहीं पर वो गिर पड़ा। धक्का मतलब कोई धक्का उक्का नहीं लगा, अपने से गिर पड़ा। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया, मतलब फट उठ गया सर, थोड़ा हल्का फुल्का। उसको ले गया डॉक्टरी, भाई सफलता नहीं मिली। अच्छा, और वो मोटरसाइकिल आपकी है? मोटरसाइकिल दूसरे की थी सर।
अच्छा अच्छा, चलाना बढ़िया से जानता था? चलाना बहुत दिन से चलाता था होगा, चलाता ये था। बात नहीं। हाँ। नहीं तो कैसे गिर गया अचानक? अब क्या अचानक, क्या परमात्मा, क्या बात। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ मंचलों ने एक युवक को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। घायल युवक चिल्लाता रहा, लेकिन दबंगों का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। घायल युवक घंटों तड़पता रहा। पुलिस को सूचना देने पर भी घंटों बाद पुलिस नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल युवक के परिजनों को सूचना देकर उसे जिला अस्पताल भिजवाया। साथ ही इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जो लगातार वायरल हो रहा है और लोग पुलिस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप देखिए देवरिया का है, जहां पर युवक को जिस तरीके से पीटा गया, घायल हुआ, और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस घंटों तक नहीं पहुंची, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा भी पुलिस प्रशासन की तरफ होता हुआ नजर आया। लोगों ने नाराजगी भी जताई कि पुलिस जो कि सुरक्षा के लिए जनता के लिए है, और जब ऐसी कोई घटना हो जाती है और पुलिस को जब फोन किया जाता है, उन्हें सूचना दी जाती है, तो पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पर ये नाराजगी लोगों में देखी गई। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो बना करके वायरल कर दिया गया है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हो चुकी है। देवरिया का ये मामला है, जहां पर उस युवक को पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद वहां पे आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी, और जब पुलिस नहीं पहुंची तो घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। रामनगरी अयोध्या का पड़ोसी जिला गोंडा गांजे का हब बनता जा रहा है। जी हां, हाल ही में यूपी एसटीएफ और अयोध्या के रोनाही थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजे की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस ने उड़ीसा से गोंडा ले जा रहा करीब 23 लाख रुपए का 210 किलो गांजा पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ के सब इंस्पेक्टर अतुल चतुर्वेदी अपनी टीम के साथ रोनाही थाना पहुंचे और रोनाही पुलिस को साथ में लेकर अरकुना पुल के पास घेराबंदी की। गांजे की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अभी 6 तस्कर फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आज दिनांक 13 मार्च 2022 की सुबह थाना रोनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक पीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्तगण जो डीसीएम में थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहाँ से लेकर चले थे, कहाँ डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं। रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चुट्टूपालू घाटी में एक भीषण हादसा हुआ। बिहार राज्य के सिवान जिले से रांची जा रही बस को चुट्टूपालू घाटी में एक कंटेनर ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में यात्रियों से भरी बस पलट गई और खाई में गिरने से बाल बाल बची। इस हादसे में किसी के मरने की सूचना नहीं है, लेकिन 1 दर्जन से अधिक यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को जिन्हें हल्की चोटें आई थी, उन्हें दूसरी बस में बिठाकर रांची के लिए रवाना किया। से आ रहा है, बाकी हम तो पीछे थे, हमको कुछ मालूम नहीं है। हम लोग सोए थे, नहीं बैठे थे, तो कर करके ये हो, तब हम सोचे कि शायद एक्सीडेंट हुआ। उधर से ट्रक आ रहा था, 4:30 बजे का करीब आ रहा था, और हम तो सोए हुए थे। अचानक से वो टेलर वाला मतलब ब्रेक उसका लगा नहीं और घुस गया वहाँ से और मारा। और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सिवान से। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव और होली के दौरान बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और सख्त हो गई है। इसी को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में छापेमारी की गई। अचानक हुई इस छापेमारी से जेलों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारी जेल के अंदर छापेमारी करने पहुंचे तो कैदियों के होश उड़ गए। बता दें कि आरा जेल में डीएम के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान एडीएम, एएसपी सहित कई पदाधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद थी। फिलहाल छापेमारी के दौरान क्या क्या बरामद हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन एमएलसी चुनाव को देखते हुए आरा जेल में छापेमारी की गई।
एसडीएम के नेतृत्व में यहाँ पे छापेमारी है कारा में, मंडल कारा में। तो इसी के लिए हम लोग सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे रेड कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से चेकिंग हुई है, फोर्स भारी मात्रा में थी और जो भी छोटे मोटे जो भी हमें मिले हैं पदार्थ हुए तो वो सबको हटा दिया गया है, रेक्टिनाइज किया गया। साथ में जेल में सूचना भी मिली है कहाँ पे शराब मिल रहा है। वही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं यूपी में। यूपी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर के बीजेपी का फैसला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हारे विधायक और मंत्री, यानी जो अभी विधानसभा चुनाव बीता है उसमें जो विधायक या मंत्री हारे हैं उन्हें एमएलसी के लिए पद के लिए प्रत्याशी के रूप में नहीं चुना जाएगा, अन्य कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपको बता रहे हैं कि बीजेपी उन नामों पर चर्चा नहीं कर रही है, उन नामों पर विचार नहीं कर रही है जिन्होंने अभी हार का सामना किया है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो मंत्री हो। चुनाव में हुई 11 मंत्रियों की हार विधानसभा चुनाव में हुई है और हारे हुए नेता एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर क्योंकि इसके पहले भी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों, एमएलसी प्रत्याशियों के लिए सूची तैयार कर रही है, इसके लिए बैठक भी रखी गई है। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई कि बीजेपी जो है वो अपने उन 11 मंत्रियों या फिर उन विधायकों पर विचार नहीं कर रही है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में रंग एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने जमकर होली खेली। पूरे मंदिर परिसर में भक्त एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए नजर आए। ये तस्वीर देखिए, बांके बिहारी मंदिर में होली खेली गई और चूंकि मथुरा में हफ्ते भर तक होली का ये रंग देखने को मिलता है, कई रंग उड़ते हुए नजर आते हैं और इसी के तहत देखिए ये भारी भीड़ भी नजर आ रही है होली खेलते हुए बांके बिहारी मंदिर में। मथुरा से ये तस्वीर है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कृष्ण की नगरी मथुरा में लोगों ने जमकर होली यहाँ पर खेली है और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बना है। रंगों में सराबोर हुए लोग नजर आ रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर की ये तस्वीर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जय वॉइस। नमस्कार।